हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल पे नोटिफिकेशन सेट करनी है, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए। वैसे तो मैं डेली वीडियो डालती रहती हूँ, बट कभी कभी बीच में एक दिन का गैप हो जाता है। तो गाइस नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, बाकी जो भी है, और शेयर जरूर कर देना। चलिए आज का टॉपिक बिन देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये हमारे पास पेपरों में 3 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी घूर्णन गति करना, इस तरीके से घूर्णन गति करना, ये क्या कहलाती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ कि किसे कहते हैं। तो गाइस इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि किसी पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, हमारे पास घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु घूर्णन करेगी, घूर्णन गति गोलाकार वृत्त में गोल गोल घूमते हुए जब गति करेगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है, तो अगर उसके कारण जो, और उस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी उस गति को करने में जो ऊर्जा लगेगी, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से इस डेफिनेशन को एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, किसी पिंड में मान लीजिए कोई वस्तु जो है गोल गोल घूमते हुए किसी पिंड के परितः घूर्णन गति कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई पिंड है, वो अपनी अक्ष पे गोल गोल घूम रही है और उसके चारों ओर भी घूम रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो जब घूर्णन गति करेगी तो उसको जो ऊर्जा चाहिए, यानी जो जिस ऊर्जा लग रही है ऊर्जा उसको घूमने में, वही क्या कहलाती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा हमारे पास से हो जाती है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है गाइज, ये काफ़ी अगर आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, अगर इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, माना कोई पिंड, ठीक है, कोई भी पिंड हो सकता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक पेन रखी, अगर आपको इसकी पूरी बॉडी तो एक जगह मिलेगी नहीं ना। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की बॉडी चाहिए तो वो सबसे पहले छोटे टुकड़ों में होगी। जैसे इस ढक्कन को बनाने में, मान लीजिए ये जो ढक्कन है, इसको बनाने में भी कई प्लास्टिक यूज़ हुए होंगे। ठीक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण भी इससे मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो वही है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तथा एक समान कोणीय वेग, तथा एक समान क्या बोला उसने, कोणीय वेग। कोणीय वेग मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में, क्या होता है, ओमेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की शुरू से, तो मैं जो है लिंक दे दूंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी की, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि वो एक समान रूप से जो है कोणीय वेग ओमेगा से जो है किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, घूम रहा है। तो गाइज ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हमें सॉल्व करने को आता है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि किस तरीके से कह रहा है। ठीक है, कणों के द्रव्यमान, हम मान लेते हैं कणों के द्रव्यमान, यहाँ से जो हमने शुरू कर दिया था जो है अपने डेरिवेशन को प्रूफ करना। कणों के जो हमारे पास द्रव्यमान है वो क्या है, हम मान ले रहे हैं m1 m2 m3, हम m3 तक मान रहे हैं, बाकी डेड डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, वह घूर्णन अक्ष से दूरी, ठीक है, घूर्णन अक्ष से दूरी हमने मान ली इसमें r1 r2 r3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि यह इसकी जो है द्रव्यमान m1 m2 m3 है, डॉट डॉट, वह घूर्णन अक्ष से दूरी r1 r2 r3 है। ठीक है, मतलब m4 और r4 भी हो सकता है, बट हमने m3 और r3 तक माना है। ठीक है। ठीक है, यदि इन कणों का रेखीय वेग, यदि कणों का रेखीय वेग, अब आप कहेंगे यही चीज़ें हम क्यों ले रहे हैं, कि यही चीज़ें हम
क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब घूर्णन गति होती है ना तो रेखीय वेग भी कार्य करता है, द्रव्यमान भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, कोणीय वेग भी चाहिए, जो जो चीज़ें लगती हैं तो उन सभी को जो है मिक्सअप करके जो है इसका डेरिवेशन यानी इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसका बार बार जो है इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, देख के कुछ नहीं होता है गाइस, सबसे पहले आपने सॉल्व करना पड़ेगा इन चीज़ों को बार बार, तब आपके ऑल डाउट जो है क्लियर होंगे। ठीक है, तो रेखीय वेग v1 v2 v3 डॉट 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 डॉट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे v4 भी लिख सकते हैं, r4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर द्रव्यमान हमने m3 माना है तो दूरी भी m3 होगी और रेखीय वेग भी v3 होगा। अगर 4 माना होता तो यहाँ पर भी r4, यहाँ पर भी v4। ठीक है, जितना 3 माना है तो सब में वही चीज़ हो जाएगी। तो पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, काफ़ी ईजी है अगर आप समझ गए तो। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हम जिसे बोलते हैं, क्या होता है, K बराबर हाफ mv²। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इस फॉर्मूले में हमने जो है पिंड को देखते हुए, दूरी को देखते हुए, वेग को देखते हुए इनको लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू हाफ m1v1², क्योंकि देखिए द्रव्यमान m1 है, दूरी r1 है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे k बराबर हाफ mv² होता है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और v1। ठीक है, उस तरीके से क्या हो जाएगा, हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 कर दिया। कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाता है, कोणीय वेग आपने पढ़ा है पहली वाली वीडियो में, ओमेगा तथा रेखीय वेग में संबंध हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर से हमने रेखीय वेग क्या माना है, v। रेखीय वेग क्या माना हुआ है, v। तो यहाँ पर से मैं लिख देती हूँ v। ठीक है, तो संबंध क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा ओमेगा होता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन हमने v माना है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका जहाँ पर से v1 है, ठीक है, v1 है तो क्या हो जाएगा r1 ओमेगा। जहाँ पे आपका v1 है तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका v2 है वहाँ पे हो जाएगा r2 ओमेगा। जहाँ पे आपका v3 है वहाँ पे हो जाएगा r3 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं ये वाली हमारी इक्वेशन क्या मान ली हमने, फर्स्ट मान ली। ठीक है, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर से जो है समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख लेते हैं, जो कि क्या है, v1 बराबर ये, v2 बराबर ये, v3 बराबर ये। ठीक है, तो हम इसको जो है रख लेंगे। तो गाइस देखिए किस तरीके से इस वैल्यू को जो है रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी k इज इक्वल टू हाफ m1, v1 की जगह क्या है, r1 ओमेगा का स्क्वायर, r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस फिर ये उधर जाएगा हाफ m2, v2 हमारे पास कितना है, r2 ओमेगा का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, फिर हमारे पास r3 है, r3 इज इक्वल टू m3, फिर हमारा v3 क्या है, r3 ओमेगा का होल स्क्वायर। इतना आपने कर दिया प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको जो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सभी को हम जो इनका जो स्क्वायर को इनके साथ लिख के बाहर कर लेते हैं। तो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इतना सॉल्व कर दिया, डॉट 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 डॉट। उसके बाद आपने क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सब में क्या तो कॉमन दिख रहा है, देखिए 1/2 m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये तो सब में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर जो है सभी में सेम है और हाफ भी। ठीक है, तो हम बाहर ले लेते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर, तो आपका अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का होल स्क्वायर। ठीक है, m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर तक इतना इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, k इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर सिग्मा, ये क्या होता है, सिग्मा m r स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों का योगफल करते हैं, ठीक है, हमें इसमें पता नहीं है कि कितने बार है, तो यहाँ पर से क्या लग जाएगा, ऐड करने के लिए सिग्मा। तो
हमने जब देखा तो जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो हम लिख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण से, जड़त्व आघूर्ण से, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से I इज इक्वल टू निकाले तो सिग्मा है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा I। तो यहाँ पर से मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। समीकरण फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में I का मान क्या करने पर, रखने पर, ओके, I का मान रखने पर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम समीकरण 2 में I का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए समीकरण 2 ये थी K इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, लेकिन I की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम I, ठीक है। तो ये हो जाएगा I। अब हम इसको जब सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आखिर में निकल के क्या आई, हाफ। अगर आप इतना लिखेंगे तो भी सही है, बट इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। तो ये आज का आपका डेरिवेशन था जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं, यानी जो मैं इसका PDF है वो दे दूंगी आपको ड्राइव पे, तो आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से जो है नोट कर सकते हैं। बाकी आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो आप खुद से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम और टॉपिक भी वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए आज का और टॉपिक क्या है, तो गाइस अगला टॉपिक है, हम थोड़े से जो है देख लेंगे किस तरीके से हमारे पास थोड़ी और चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले बात आती है आवृत्ति की, ठीक है। आवृत्ति क्या हो जाती है, किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आपने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा गाइस, ये हमारे पास केमिस्ट्री में आई थिंक फर्स्ट या फिर सेकेंड चैप्टर में है, सेकेंड में है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसको हम कैसे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो न्यू का साइन कुछ इस तरीके का होता है, न्यू, ठीक है। देखिए मैं आपको इस तरीके से सॉल्व कराऊंगी कि आपके जो है सारे नोट्स जो हैं कम्प्लीटली बन जाए, ओके। तो ये हो जाएगा न्यू। तो इससे हम कैसे नोट करते हैं, न्यू से या फिर एन या एफ से, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ से प्रदर्शित करते हैं, बाकी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, से प्रदर्शित डॉट डॉट। उसके बाद क्या होता है, इसका फॉर्मूला यानी आवृत्ति हम एन से डिनोट कर दे रहे हैं, एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखिए कैसे आया, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में वो जितने भी चक्कर लगाएगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये इसका फॉर्मूला आपने जो है याद रखना है। उसके बाद और अगर आप निकालना चाह रहे हैं ओमेगा बराबर, ठीक है, कभी कभी ओमेगा बराबर भी हमारा क्वेश्चन आता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एन, ठीक है। तो हमारे पास या तो ये या फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो मैं आपको जो है एक क्वेश्चन करवा दे रही हूँ इसी के बेस पे। तो गाइस मैं एक न्यूमेरिकल लिया है, देखिए क्या है न्यूमेरिकल, 20 kg द्रव्यमान का कोई पिंड अपनी अक्ष के परितः 100 रेडियन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड आप कैसे लिख सकते हैं, रेडियन लिखा इस तरीके से ऑब्लिक करके प्रति सेकंड या फिर इन्वर्स लगा सकते हैं, ठीक है, के कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। यदि पिंड की त्रिज्या 15 मीटर है तो पिंड के घूर्णन से संबंध गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जो वो घूर्णन कर रहा है उससे संबंधित गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये आपसे बोला है क्वेश्चन में। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर से सॉल्व। यहाँ पर से आप आंसर लिखेंगे तो गाइस गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान आपको दिया है 20 kg। उसके बाद आपको दिया है अक्ष के परितः कोणीय वेग, कोणीय वेग जब आपको दिया हुआ है रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से, ठीक है। तो कोणीय वेग ओमेगा होता है, क्या लिया है रेडियन, आप इसको लिख सकते हैं रेडियन, इस तरीके से प्रति सेकंड लिख देंगे आप, ठीक है। या आप क्या लिखेंगे इसको, रेडियन सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया है, आर, त्रिज्या हमें दी है 15 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, घूर्णन से संबंधित, उस देखिए घूर्णन से संबंध गतिज ऊर्जा क्या होगी,
ठीक है। तो हमें निकालनी है सबसे पहले घूर्णन से संबंधित गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हमें आघूर्णन निकालना पड़ेगा। देखिए जब हमने घूर्णन गतिज ऊर्जा पहले हम लिखते हैं, जैसे हमें क्या निकालना है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। घूर्णन गतिज ऊर्जा आप निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, K=12I ओमेगा²। ये हमने अब भी पढ़ा है जस्ट, ठीक है। तो ये होता है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए आई, ठीक है। आई आपके पास है, नहीं है। ओमेगा आपके पास है, ओमेगा है, हाफ वो है ही। और क्या चाहिए हमें, बस इतना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा है ना, ओमेगा। तो आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हम किस तरीके से निकालेंगे, आघूर्ण, आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, I=mr²। आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण कोई भी, I=mr²। m की वैल्यू दी है आपको 20, r आपको दिया है 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका I कितना निकलेगा, 15 का 15 करेंगे तो कितना आता है, 15 इंटू 15 यानी 15 का वर्ग कितना आता है, जो 225, ठीक है। तो जब इसकी इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 4500 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको मैं करके बता देती हूँ यहाँ रफ में, यहाँ पर दिख रहा होगा। 2 to 5 इंटू अगर हम 20 करते हैं, 0 की इंटू तीनों से हो जाएगी तो 0 0 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हंसी लगा, 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो आपका कितना हो गया 4500, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका आई निकल के आ गया 4500, ठीक है, 4500 ये आ गया। उसके बाद आपने क्या निकालनी है, इतना मिल गया तो घूर्णन गतिज ऊर्जा। अतः घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा हम निकाल देंगे क्योंकि हमें क्या मिल गया, आई मिल चुका है अब। तो क्या हो जाती है, K=12I ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ पर से लगा देते हैं K=12I, आई की वैल्यू है 4500, इसके साथ ही इंटू में है, इंटू ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर से 100 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे इसमें कि 100 रेडियन प्रति सेकंड। तो 100 का स्क्वायर जो है, क्योंकि ओमेगा का क्या है, स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, जब आप इसको कट करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 100 का स्क्वायर है तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए जब आप इसको इससे कटेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर देखिए 1 बचा, फिर आपका कितना बचा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर से 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद तो फिर आप क्या करेंगे, 2250 इंटू 10 की पावर कितनी है, अब आप इसको लिख लीजिए 1 2 2 और आ जाएंगे क्योंकि क्या है, वर्ग। देखिए मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस इसमें। 1 2 3, देखिए इसकी इंटू इन तीनों से करी 0 0 0 आ गया, इसकी इंटू इन तीनों से करी 0 0 0 आ गया, फिर 0 0, फिर क्या आ जाएगा 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 ये आ गया। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 5 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको 10 की, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो गाइज वह आंसर गलत है। यानी अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े स्टैंडर्ड में आ गए हैं, 12th में हैं, 11th में हैं, या फिर आप 11th 12th जिसमें भी हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको पावर इस तरीके से लिखनी पड़ती है, ठीक है। 10th तक तो चल जाता था कि आप इस तरीके से उसे छोड़ देते थे इंटू करवा के, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 10 अगर 10 की पावर आ रही है, यहाँ पर से जितने भी जीरो है तो उनको हम पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपका जो है एक न्यूमेरिकल हो गया। इससे अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और आपका थैंक यू जैसे कि आपने पूरी वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखी, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं जो है इसके नोट्स जो है दोनों, जो हमने गुणन गतिज ऊर्जा पढ़ी, आवर्ती पढ़ी और ये न्यूमेरिकल करा उसके नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो उसके नोट्स भी जो है, यानी उनकी जो लिंक है उन लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।